हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुजस सारांश, और ये राजस्थान सुजस का सितंबर 2022 का अंक है। तो सितंबर 2022 के अंक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक है। तो राजस्थान सरकार की जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को हम इस एक वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर है जो विशेषांक के तौर पे आता है, वो आरएस मेंस के लिए बहुत उपयोगी होता है। प्री में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सीधी सी बात है, लेकिन इसके साथ आरएस मेंस में भी ये बहुत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं का लेखा जोखा दीजिए या टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। जैसे 2018 में आया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सरकारी प्रयासों का लेखन कीजिए। तो उसमें फिर जिसने स्वास्थ्य विशेषांक पढ़ रखा था, तो स्वास्थ्य विशेषांक से संबंधित जितने फैक्ट थे वो सारे उसमें डाल दिए, और 10 नंबर का क्वेश्चन था वो। तो इस तरह से सरकार के द्वारा क्विज में जो है वो आरएस मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम की पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या मेन फैक्ट इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अभी जारी हुई है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका इसमें। तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाली परीक्षाओं में इस पॉलिसी से ज़रूर क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका अगला है जनाधार योजना, जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण स्कीम है, फ्लैगशिप योजना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरी स्कीम्स इसके अंदर कवर करेंगे। राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, और सबसे महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये सारी योजनाएं जो हैं, जो फैक्ट हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे हम इसमें शुरू करेंगे। तो इससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल द ड्रीम आरएस को आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे जो वीडियो हैं वो सबसे पहले मिले। तो अब शुरुआत करते हैं। पहला है, देखिए, कास्ट कला। कास्ट कला लकड़ी को जो है खोद कर, कुरेद कर उसके ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसको कास्ट कला कहते हैं। ये मुख्य रूप से लकड़ी को कुरेद कर उस पर कलाकारी की जाती है, उससे कहते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसमें बस्सी जो गांव है, वहाँ की कास्ट कला प्रसिद्ध है। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि कास्ट कला के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का गांव है जिसका नाम है बस्सी। ठीक है। अब ये जो कास्ट कला होती है, इसके अंदर मुख्य रूप से लकड़ी को काट के, उसको कुरेद के, और उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती है, जिसमें कठपुतली होती है, चोपड़े, माणक थंब, तोरण, बाजोट, बेवाण, मुखोटे, खांडे, झूले, इंडोले, इस तरह की अनेक प्रकार की इससे चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें बनाई जाती है, जिसका चित्र भी आपको यहाँ पास में दिया गया है, वो है कावड़। कावड़ जो होती है लकड़ी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अब कावड़ क्या होती है? एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लकड़ी का मंदिर होता है। लकड़ी का मंदिर होता है, और उसमें अनेक प्रकार के दरवाजे लगे होते हैं। देखो, 1 2, नीचे की तरफ दरवाजा होता है, ऊपर की तरफ दरवाजा होता है, तो अनेक प्रकार के दरवाजे लगे होते हैं। और जैसे जैसे कथावाचक कथावाचन करता है, इसके अंदर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है, और कथावाचन के साथ साथ दरवाजे खुलते जाते हैं, और उनसे संबंधित कथा जो है उसका वाचन किया जाता है। तो ये कावड़ जो है वो लकड़ी की बनी होती है। बहुत ही अच्छी कलाकारी इसमें दिखाई जाती है, और इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। ये जो कावड़ जो मंदिर नुमा जो लकड़ी का जो बना होता है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, मिनिएचर। मिनिएचर वुडन टेम्पल। क्या शब्द यूज किया जाता है? मिनिएचर वुडन टेम्पल। किसके लिए यूज किया जाता है? इस कावड़ के लिए मिनिएचर वुडन टेम्पल शब्द यूज किया जाता है। और ये देखिए, जो चित्तौड़ का जो बस्सी जो गांव है, इसकी जो कास्ट कला है, इसको प्रभात जी जो सुथार हैं, प्रभात जी सुथार जो हैं, उन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलवाई है। तो ये इसके मुख्य कलाकार माने जाते हैं। मुख्य जो है
वो मेन व्यक्ति जो किसको माना जाए, प्रभात जी सुतार को माना जाता है। तो मैंने महत्वपूर्ण चीज़ आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि लकड़ी को कुरेद कर बनाई जाती है, बस्सी की प्रसिद्ध है, इसके अलावा इसमें कावड़ जो है वो मेन रूप से बनाया जाता है और प्रभात जी सुतार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। बस इससे अलावा इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगला है देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान के मजबूत होते कदम। सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान के मजबूत कदम, देखिए क्या है इसमें। सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान की स्थिति क्या है उसके बारे में हम अब यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखो पहली योजना अपनी आती है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, ये याद रखनी है कि ये फ्लैगशिप स्कीम है। ये क्या है, फ्लैगशिप। सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उनमें से महत्वपूर्ण स्कीम वो कौन सी है, जन आधार योजना एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत ये आती है। 18 दिसंबर 2019 को, पिछली बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है प्री में, 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुभारंभ हुआ था। और ये जो है इसकी जो टैग लाइन है वो है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। लगभग हर आदमी इससे रूबरू है इस योजना से। आपको याद रखने वाली जो मेन फैक्ट है वो इसमें क्या है कि इससे 70 योजनाएं जन आधार से जुड़ी हुई है। सरकार के द्वारा जो नगद और गैर नगद 2 प्रकार के लाभांश दिए जाते हैं, नगद और गैर नगद। सरकार जो है वो जनता को 2 प्रकार के लाभांश देती है, नगद और गैर नगद। ये दोनों प्रकार के लाभांश जो है वो डीबीटी के माध्यम से देने के लिए सरकार ने जो है जन आधार योजना शुरू की और इस जन आधार योजना के माध्यम से जोड़कर जो है ये लाभ दिए जा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या है कि एक तो पारदर्शिता रह रही है, योग्य व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और भ्रष्टाचार पे अंकुश लग रहा है। जैसे रसद की बात करें, जो गेहूं मिलते हैं वो अभी किसके माध्यम से मिल रहे हैं, जनाधार के माध्यम से मिल रहे हैं। सब उनको किससे जोड़ दिया गया, जनाधार से जोड़ दिया गया। तो जनाधार में जितने मेंबर हैं, पेंशन है वो किसके माध्यम से मिल रही है, जनाधार के माध्यम से मिल रही है। तो पारदर्शिता लाने के लिए जो है वो ये किया गया है और इसको मेंशन करने के लिए एक बनाया गया है जनाधार प्राधिकरण। किसकी स्थापना की गई है, जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और ये जो आपका जन आधार प्राधिकरण है, ये जन आधार प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो आपको याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं जन आधार प्राधिकरण के, ठीक है। और ये जन आधार प्राधिकरण ई मित्र को भी मेंटेन करता है। सबसे पहली चीज आपको याद रखने वाली कि 70 योजनाएं इससे जुड़ी है। ये बहुत ही नया फैक्ट है जो हर जगह अपने को नहीं मिलता है। एक इसकी जो टैगलाइन है वो याद रखें, एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। साथ ही डीबीटी के मामले में राजस्थान का जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, चौथा नंबर है। ये चीज भी अपन याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्ड बनता है उस पर एक संख्या अंकित होती है। जो जनाधार कार्ड बनता है उसमें एक संख्या का अंकन होता है, जनाधार संख्या जिसको बोलते हैं। देखिए ये संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिवार के लिए और एक होती है प्रत्येक सदस्य के लिए। जनाधार की जो संख्या बनती है, एक संख्या परिवार के लिए होती है और दूसरी संख्या प्रत्येक सदस्य के लिए होती है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि जो परिवार के लिए संख्या है वो तो होती है 10 डिजिट में। कितने डिजिट में, 10 डिजिट में होती है परिवार के लिए। और जो सदस्य के लिए संख्या होती है वो होती है 11 डिजिट में। बस ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं कि जनाधार के अंदर जो संख्या होती है वो सदस्य के लिए कितने डिजिट में होती है, तो 11, और परिवार के लिए कितनी होती है, तो 10 डिजिट में होती है। और टोटल 70 स्कीम्स जो है ना, 70 स्कीम्स जो है सरकार की, वो डीबीटी की, वो किससे जोड़ी गई है, जनाधार से जोड़ी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं आगे। अगला है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल सूचना के अधिकार का उद्देश्य साकार। देखिए सरकार ने 2005 में एक एक्ट लेके आई थी, आरटीआई एक्ट, 2005 में क्या लेके आई, आरटीआई एक्ट। ये किस लिए लेके आए थे आरटीआई एक्ट, कि जो सरकार के जो विभाग हैं उन विभागों से संबंधित जो योजनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो दस्तावेज हैं,
उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां या उनकी जानकारियां जो है वो किस तक पहुंचाई जाए, जनता तक पहुंचाई जाए। और इसके लिए उनको एक अधिकार दिया गया और एक त्रिस्तरीय व्यवस्था इसमें की गई। और त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से अलग अलग स्तर पर जो है वो अपील का प्रावधान इसमें किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जनता को जो है वो सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, देखो इसके उद्देश्य अगर देखा जाए तो मेन उद्देश्य यही है कि सरकारी विभाग में पारदर्शिता में क्या किया जाए, वृद्धि, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और एक भ्रष्टाचार पे नियंत्रण के लिए 2 उद्देश्यों को लेकर जो है वो ये शुरू किया गया है जन सूचना पोर्टल। अब इस पोर्टल में क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना 13 सितंबर 2019 को तारीख याद रखनी है। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल सरकार ने शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो विभाग हैं वो अपनी सूचनाएं इस पोर्टल पे, जन सूचना पोर्टल के नाम से जो पोर्टल बना है, इस पोर्टल पे खुद अपलोड करेंगे। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट की कोई योजना है, कोई उसके द्वारा किया गया कार्य है, जैसे किसी की स्वीकृत है कि कोई काम करवाया, तो वो किस पे अपलोड करेंगे, जन सूचना पोर्टल पे वो क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और जब वो इस पे अपलोड कर देंगे तो जनता जब चाहे इसको क्या कर सकती है, आराम से देख सकती है। उसे आरटीआई के तहत आवेदन करने की और ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। उसके लिए देखने के लिए सिर्फ उसको एक क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और वहां से वो उसको देख सकती है। इसलिए जो है वो जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया। ठीक है, अब इसकी तारीख आप देखें कि 13 सितंबर 2019 इसकी डेट है। आपको यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, मैंने लिखा भी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(2) की मूल भावना के अंतर्गत है। ये महत्वपूर्ण चीज है कि जन सूचना पोर्टल जो बनाया गया है वो आरटीआई एक्ट की धारा 4(2) की मूल भावना के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जन सूचना पोर्टल आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा को के लिए बनाया गया है, तो उस धारा का नाम आपको याद रखना है, धारा 4(2) के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब जैसा कि अपन ने आगे बात करी कि राजकीय जो विभाग है उनकी सभी प्रकार के कार्यों की, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनकी जानकारी जनता तक सरल भाषा में और साथ साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए ये भी जो है योजना शुरू की गई। और अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, 115 विभागों की 326 योजनाओं की 684 जानकारी इस पे। ये आपको एक बार थोड़ा सा अभी इसको याद रख लेना। हालांकि ये बदलता रहता है तो बदलाव जो है उससे आप अपडेट रहें, आगे भी अगर कभी चेंज होता है तो उससे जानकारी रखें। लेकिन फिलहाल 115 विभाग, 326 योजनाएं और 684 जानकारियां, ये 115, 326, 684, 115 विभागों की, 326 योजनाओं की, 684 प्रकार की जानकारियां जन सूचना पोर्टल के माध्यम से सरकार उपलब्ध करा रही है और एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है देखो जन कल्याण पोर्टल। सरकार ने 18 दिसंबर 2020 को इसको प्रारंभ किया है। सबसे पहले तो आपको तारीख याद रखनी है क्योंकि कई बार तारीख पूछी जाती है। अब इस जन कल्याण पोर्टल का जैसा कि इसका नाम है, इसका उद्देश्य क्या है, जनहित में चलाई जा रही सभी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और दस्तावेजों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। देखिए वो तो सारे जो विभागों के कार्य थे उसके लिए तो जन सूचना पोर्टल है। और इसमें क्या है कि जो जनहित की योजनाएं हैं, जनहित में जो योजनाएं चलाई जा रही है, जनहित की योजना, इस जनहित की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देना है और उसका जो आवेदन है उस आवेदन के लिए वहां से क्या उपलब्ध कराया जाता है, लिंक उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से वहां से आवेदन भी किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के द्वारा कोई बैठक की गई है तो उस बैठक की जानकारी, ठीक है, अगर कोई पॉलिसी जारी की गई है तो उस पॉलिसी की जानकारी इसमें दी जाती है। ठीक है, बैठक की जानकारी होगी, पॉलिसी की जानकारी होगी, कोई वीडियो अगर सरकार की तरफ से जारी किया जाता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इसके ऊपर उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब सरकार की जो सारी एक्टिविटीज है, सरकार की सारी जो गतिविधियां हैं, सारी गतिविधियों की जानकारी इसमें दर्ज करी गई है और इसके माध्यम से एक ही प्लेटफार्म पर, एक ही स्थान पर जो है वो व्यक्ति इसको
देख सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके लिए 18 दिसंबर 2020 को इसको शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ एक ऐप भी शुरू किया गया, मोबाइल ऐप, जन कल्याण मोबाइल ऐप, जन कल्याण मोबाइल ऐप भी इसके लिए शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अगला है राज किसान साथी पोर्टल। देखिए जैसे जिससे इसमें साथ नाम ही जुड़ा है, किसान साथी। तो किसान साथी पोर्टल यानी किसानों से संबंधित ये पोर्टल है। तो खेती से संबंधित जितनी भी स्कीम्स है, किसानों से संबंधित समस्त योजनाओं की जानकारी इसके उपलब्ध है। इसके साथ इसमें आवेदन का भी प्रावधान इसमें है। यानी यह एकमात्र है, जैसे मान लीजिए किसी को तारबंदी के तहत अनुदान लेना है, तारबंदी का अनुदान प्राप्त करना है, ठीक है, किसी को तारबंदी में अनुदान लेना है तो उसको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा राज किसान साथी पोर्टल से। यानी सरकार के द्वारा जो कृषि विभाग से संबंधित, किसानों से संबंधित जितनी स्कीम्स जारी की गई है, उन सारी स्कीम्स की जानकारी भी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ उन सारी स्कीम्स के आवेदन की सुविधा भी आपको इस पोर्टल पे प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ किसी ने अब तक क्या लाभ प्राप्त किया, जो लाभ की जो अब तक किस किस को क्या फायदा दिया गया, उसकी जानकारी भी इसके ऊपर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखे रखा है, देखो कि आवेदन कैसे करना है, वो सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अनुदान की प्रक्रिया, कि कितने % अनुदान किस में मिल रहा है, क्या क्या फायदे इसमें हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी अपने को इस पोर्टल पर मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है कि ना सिर्फ कृषि विभाग बल्कि किसानों से रिलेटेड जो दूसरी जानकारियाँ, जो दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, पशुपालन और कृषि विपणन, इनसे संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। तो अगर आपको इसमें पूछा जाता है तो वो फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि अन्य विभागों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि हाँ बिल्कुल दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जानकारी भी इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो आगे देखिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास, सरकार जो है ना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है रिप्स 2019। देखिए 2019 में सरकार ने जो है वो रिप्स तो नीति ने निकाली, पॉलिसी निकाली, और उसमें वो जो उद्योग हैं उन उद्योगों को कई प्रकार की छूट दी गई। रिप्स के तहत जैसे ब्याज में छूट, ब्याज अनुदान दिया गया, इसमें सीधा ब्याज अनुदान जो है वो दिया गया। और भी कई प्रकार की अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग प्रोविजन रिप्स के तहत किए गए। ठीक है, एक सरकार ने वन स्टॉप शॉप शुरू कर रखी है। वन स्टॉप शॉप में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वन स्टॉप शॉप है वो उद्योग स्थापित करने के लिए, निवेश के लिए या निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। ठीक है, और स्वीकृतियां प्रदान करती है उद्योग स्थापित करने के लिए, और निवेश के लिए स्वीकृतियां और ऋण जैसे कार्य ये करते हैं। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है, वन स्टॉप शॉप जो है उसका अध्यक्ष होता है, वो होता है मुख्य सचिव। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इसी में गड़बड़ होती है। वन स्टॉप शॉप का जो अध्यक्ष है वो कौन है, मुख्य सचिव होते हैं वन स्टॉप शॉप के अध्यक्ष। ठीक है, उसके अलावा ये जो वन स्टॉप शॉप है इसमें 7 विभागों की 98 जानकारियां जो है उपलब्ध है। ठीक है, 7 विभागों की 98 जानकारियां इसमें उपलब्ध है, और इसके अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, ये आप ध्यान रखें। और 98 प्रकार की जो जानकारियां हैं इसमें उपलब्ध रहती है। ठीक है, तो रिप्स हो गया, एक हो गया वन स्टॉप शॉप, एक रिप्स हो गया, एक वन स्टॉप शॉप हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्या हो गया,
हाँ, तो इसमें देखिए जो वन स्टॉप शॉप है इसमें एक आप अमेंडमेंट करें, 15 विभागों की 105 योजनाएं इसमें शामिल होती हैं। 15 विभागों की 105 योजनाएं जो है वो इसके अंदर शामिल की गई है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो मैंने आपको बताया वो अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद में अगला आता है राज निवेश पोर्टल। देखिए राज निवेश पोर्टल जो है वो निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया। और इसमें क्या होता है कि राज निवेश पोर्टल जो है इसके माध्यम से जो निवेशक हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने राजस्थान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो सुझाव भी दे सकते हैं। मतलब ये दोनों चीजों के लिए एक पोर्टल है, एक ऑनलाइन मंच है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि निवेशक इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और इसके साथ साथ वो सुझाव भी दे सकता है कि किस तरह से जो है वो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स लागू की जाए। इस तरह की कोई जानकारी उसके पास है तो वो भी सरकार को डायरेक्ट इस पोर्टल के माध्यम से दे सकता है, ठीक है। फिर अपन आगे आते हैं, अगला है देखिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज तो वही है कि जो बड़ी योजनाएं हैं, जो निवेश है उनको निवेश को स्वीकृति प्रदान करने का वो कार्य ये करता है। इसके अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो सीएम होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। किसका, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो है कि इसमें 14 विभागों की 136 योजनाएं शामिल की गई है। 14 विभागों की 136 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया। ये जो है वो आपको याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज है। देखिए गड़बड़ कहाँ होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ होती है, वन स्टॉप शॉप और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों का एक ही काम है। इसमें क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें 15 विभागों की 105 योजनाएं हैं जबकि इसमें 14 विभागों की 136 योजनाएं हैं। ये दोनों आपको अलग अलग याद रखनी है क्योंकि दोनों हमेशा मिक्स हो जाती है। वन स्टॉप शॉप को इधर ले आते हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इधर ले आते हैं, ठीक है। अगला जो है राजस्थान में है एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट जो है वो लाया गया है। इस एमएसएमई एक्ट में क्या है कि इसके तहत एक राज्य उद्योग मित्र पोर्टल शुरू किया गया। इस पे क्या है कि जो किसी को अपना कार्य शुरू करना है, किसी को उद्योग शुरू करना है तो वो इसको रजिस्ट्रीकरण कर सकता है। उसको अलग से जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। राज्य उद्योग मित्र पोर्टल जो है उस पर रजिस्टर करके और वहाँ से वो पावती प्राप्त कर ले, वहाँ से वो लेटर प्राप्त कर दे, लेटर ऑफ इंडेंट प्राप्त कर लेता है और उसके बाद उसको एमएसएमई एक्ट के तहत 3 वर्ष तक निरीक्षण की छूट मिलती है। उसको उसकी जो फर्म है उसका किसी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। टैक्स में भी उसको छूट मिलती है और विद्युत जो शुल्क है उसके अंदर भी उसको छूट प्रदान की जाती है। देखिए ये दोनों आपस में जुड़े हैं कि एमएसएमई एक्ट जो लेके आई है सरकार, ठीक है, उसके तहत राज्य उद्योग मित्र पोर्टल स्थापित किया गया है। किसी को अपना उद्योग लगाना है, उद्यम लगाना है तो वो इस पे रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करके पावती प्राप्त कर लेगा, लेटर ऑफ इंडेंट प्राप्त कर लेगा और उसके बाद में जिस दिन से उसने लेटर ऑफ इंडेंट प्राप्त किया है, पावती पत्र प्राप्त किया है, उस दिन से एमएसएमई एक्ट के तहत उसको 3 वर्ष तक निरीक्षण के लिए और विद्युत के लिए और टैक्स में, इनमें क्या प्राप्त होती है, छूट प्राप्त होती है। तो इस तरह से सरकार ने जो है वो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग कार्य कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अगला देखिए, अगला है सूचना प्रौद्योगिकी में राजस्थान के मजबूत कदम। तो क्या क्या चीजें हो रही है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला है ई मित्र। आज हर कार्य ई मित्र पे हो रहा है और ई मित्र जो है वो कौन कौन से कार्य कर रहा है, उससे रिलेटेड कौन से फैक्ट हैं
जो अपने को पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहला फैक्ट तो आपको यही याद रखना है कि राज्य में 85,000 से अधिक ई मित्र कियोस्क है। तो 85,000 का एक आंकड़ा अपने पास है। ये जो 85,000 है, इसमें से 60,000 तो है ग्रामीण क्षेत्र में, और 25,000 जो है वो किस में है, शहरी क्षेत्र में। ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि टोटल 85,000 है, उसमें से 60,000 ग्रामीण क्षेत्र में और 25,000 जो है वो किस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, आम जन को सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की लगभग 475 नागरिकोन्मुखी सेवाएं प्रभावशाली और पारदर्शी तरीके से उनके घर के पास उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए ई मित्र जो है उसके कितनी संख्या बताई, 85,000, और टोटल कितनी प्रकार की सेवाएं देते हैं ई मित्र, तो 475 प्रकार की सेवाएं जो है वो ई मित्र द्वारा दी जा रही है। बस ये भी फैक्ट आपको विशेष तौर से याद रखना है। बाकी आपको पता है कि ई मित्र क्या होता है और क्या करता है, वो सारी जानकारी आपको है। आपको दो फैक्ट याद रखने हैं कि कितने प्रकार की सेवाएं, कितने प्रकार की योजनाओं की लाभ जो है वो ई मित्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तो वो 475। और जनाधार से कितने का हो रहा है, तो जनाधार से मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जनाधार से कितनी योजनाएं जुड़ी है, 70 योजनाएं जनाधार से जुड़ी हुई है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आमजन द्वारा ई मित्र की सेवाएं ई मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल, ई मित्र प्लस और मशीनों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। तो ई मित्र के द्वारा क्या क्या किया जाता है वो सारा अपने को पता है। अगला अपना है राजस्थान संपर्क। देखिए राजस्थान संपर्क जो है वो राजस्थान सरकार का एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है। किसका है, राजस्थान, भारत सरकार का नहीं है, राजस्थान सरकार का है। केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र, प्रत्येक आदमी जो है वो सरकार तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया राजस्थान संपर्क। 181 पर कोई भी व्यक्ति है वो 181 पे कॉल करके और अपनी शिकायत रजिस्टर करवाता है। अपनी शिकायत क्या कराता है, दर्ज कराता है। अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसको कितने पे कॉल करना पड़ता है, 181 पे कॉल करना पड़ता है। और इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो डायरेक्ट सीएमओ से होती है, और टाइम बॉन्ड कार्यक्रम है, मतलब प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। उसकी शिकायत को ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद में संबंधित विभाग को भेजा जाता है, विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है। शिकायत को किसको भेजेंगे, विभाग को, और विभाग क्या करता है, उसकी जांच करता है, और जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को ऑनलाइन ही अपलोड करता है। यदि उसे रिलैक्सेशन दिया गया, यदि उसे जो शिकायत दर्ज की उसको लाभ दे दिया गया, तो भी उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ एक फैक्ट होता है आई फैक्ट, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आई फैक्ट जो है वो एक ऐप है जिसके माध्यम से ये जो राजस्थान संपर्क की जो शिकायतें हैं उनकी सत्यता की जांच की जाती है। इनका वेरिफिकेशन जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है, आई फैक्ट के माध्यम से। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि 181 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करवाता है, उस शिकायत को रजिस्टर करने के बाद सीएमओ से उसको ऑपरेट किया जाता है, और उसकी जांच संबंधित विभाग और अधिकारी द्वारा करने के बाद में उसके पे रिपोर्ट अपलोड की जाती है, और उसकी जो सत्यता की जांच, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो है वो एक ऐप काम में लिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, जिसको क्या सरकार ने डेवलप किया है, उसका नाम है आई फैक्ट। क्या नाम है, आई फैक्ट। तो ये था राजस्थान संपर्क। अगला है देखिए ई मित्र प्लस। ई मित्र प्लस सबसे पहले तो प्रत्येक राजीव गांधी केंद्र से, प्रत्येक जो भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र है, भारत निर्माण प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में एक मशीन स्थापित की गई है, और उस मशीन का नाम है ई मित्र प्लस। ठीक है, और अब तक लगभग 15,000 मशीनें स्थापित की जा चुकी है। यह आंकड़ा आप याद रखिए। ठीक है, ये मशीन क्या करती है, ये मशीन जो ई मित्र जो काम करता है वो सारे काम ये मशीन करती है। तो बिना किसी प्रकार के मानव इंटरफेस के इससे सारे काम किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखो क्या क्या है, क्या क्या काम ये करती है। जैसे जो ई मित्र प्लस मशीन है उससे जमाबंदी निकाली जा सकती है, किसी प्रकार का आवेदन किया जा सकता है,
एटीएम के रूप में भी ये काम कर सकती है और वीसी के रूप में, यानी पंचायत स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए भी ये यूज होती है। मतलब ये मल्टी यूज है और इसमें जो आदमी है, जो लाभार्थी है, जो लेना चाह रहे हैं, वो खुद इसको ऑपरेट करके इसमें इसको यूज में लेता है। प्रत्येक भारत निर्माण राजीव गांधी केंद्र पर इसको स्थापित किया गया और अब तक 15,000 मशीनें स्थापित की जा चुकी है। इसके साथ साथ जो सरकार के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों का प्रसारण भी इस पर टीवी की तरह हो सकता है। जैसे मोदी जी मन की बात सुनाते हैं ना, तो उसका जो है वो प्रसारण भी इस पे होता है। गहलोत साहब कभी जनता को संबोधित करते हैं या कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, तो उसमें भी जो है सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम होता है उनका प्रसारण टीवी की तरह इस पे होता है। और इसके माध्यम से जो ग्रामीण जन हैं, जो लोग हैं, वो सरकारी योजनाओं से और सरकार की नीतियों से रूबरू होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में वीडियो वॉल जो है, देखिए एक एलसीडी होती है और बहुत बड़ी ये जो है वो एलसीडी होती है और इसको कहाँ पे उपखंड और पंचायत समिति मुख्यालयों पे स्थापित किया गया। उपखंड मुख्यालय और पंचायत समिति मुख्यालय पर इसको स्थापना की गई है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है ना, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनकी जानकारी पूरे दिन इस पे चलती रहती है। सरकार का उद्देश्य यह है कि योजनाओं की जो जानकारी है वो सबको हो। तो ये जो वीडियो वॉल है, जो एलसीडी है, जो उपखंड मुख्यालय पे और पंचायत समिति मुख्यालय पर आप कभी भी जाएं तो देख सकते हैं, वहाँ बाहर लगी हुई होती है और उसमें पूरे दिन स्ट्रीम होती रहती है। पूरे दिन उसके ऊपर जो है वो सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी उस पर चलती रहती है, ताकि आम जनता जो है, लोग हैं, वो उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए ये वीडियो वॉल स्थापित की गई है। उसके बाद में राजवीसी। देखिए सरकार जो है और सरकार के विभाग अधिकारियों के साथ बैठक कर सकें, तो वो बैठक करने के लिए जो है वीसी की व्यवस्था की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। तो इसके माध्यम से जो है वो राज्य स्तर के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ब्लॉक स्तर तक जुड़ सकते हैं। कहाँ तक जुड़ सकते हैं? ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर का जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उस ब्लॉक स्तर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी सेटअप स्थापित किया गया है और इस वीसी सेटअप के माध्यम से जो राज्य स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि हैं वो ब्लॉक स्तर के लोगों से संवाद करके, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से बातचीत करके, बैठक लेके और योजनाओं का वो क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो इसके लिए राजवीसी शुरू की गई है। ठीक है। तो ये हो गया राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर। अगला है राज वाईफाई। जनता को वाईफाई की सुविधा, निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो है शुरू किया गया है कि लोगों को निःशुल्क वाईफाई मिले, इसके लिए इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत स्तर पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। ग्राम पंचायतों को जो है वो वाईफाई से जोड़ा गया ताकि आसपास के जो लोग हैं, ग्राम पंचायत के जो ग्रामीण हैं, वो वाईफाई से जुड़कर इंटरनेट का उपयोग कर सकें और इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की और सीधे सरकार से जुड़ सकें। अगला देखो राजस्वामी। इसका होता है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो जितने भी जो ऑफिस हैं, ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत लेवल के जो ऑफिस हैं, उनमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इंटरनेट के लिए जो है ये राजस्थान सरकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। राजस्थान का विस्तृत एरिया नेटवर्क है जो मुख्य रूप से राज्य से जिला और जिले से ब्लॉक स्तर तक तथा ब्लॉक से
पंचायत स्तर तक जो है वो क्या उपलब्ध करवा रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद में है राजनेट। राजनेट राजस्थान नेटवर्किंग के नाम से है। इसमें देखो राज्य, फिर उसके बाद में जिला और उसके बाद में ब्लॉक, तीनों स्तरों पे जो है वो राजनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है सेवाएं। और अंतिम रूप से ग्राम पंचायत लेवल पे भी अब इनको जोड़ दिया गया। अब ये देखिए इससे क्या होगा कि राजनेट के द्वारा ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी और इंटरनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जो है वो वीसी की सुविधा और जो वाईफाई की सुविधा और इसके साथ साथ जो ई मित्र प्लस मशीनों का जो संचालन है, ये सारे काम इसके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से राजनेट के माध्यम से पंचायतों को इंटरनेट उपलब्ध होती है, जिससे ये सारे काम किए जाते हैं। जैसे जिले से ब्लॉक पे है ना वो 4 Mbps की स्पीड आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्लॉक से पंचायत पे 2 Mbps की स्पीड आती है। ये आपको एक छोटा सा फैक्टर याद रखना है कि जिले से लेकर ब्लॉक तक 4 Mbps और ब्लॉक से पंचायत लेवल तक जो है वो आती है 2 Mbps की स्पीड आती है। उसके बाद में अगला है अपना SSO। अगला है SSO, एक मिनट। हाँ, तो अगला है अपना SSO। SSO का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, सिंगल साइन ऑन। देखिए SSO जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ही आईडी और पासवर्ड होते हैं और उससे विभिन्न विभागों की सेवाएं जो है वो प्राप्त की जाती है। एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही आईडी पासवर्ड से अलग अलग विभागों की सेवाएं प्राप्त की जाती है। जैसे आजकल SSO कंपलसरी है, आपको आवेदन करना है तो SSO से होगा। आपको किसी विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो SSO से होगी। आपको RTI लगानी है तो वो भी SSO से होगी। आपको जन सूचना संपर्क पोर्टल पे जाना है तो वो भी आपको किससे चला जाएगा, SSO से आप जा सकते हैं। और SSO जो है उसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है G2G और एक होती है G2C। एक तो होती है G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकारी विभागों के जो सरकारी विभाग जो संबंधित कार्य हैं वो G2G सर्विस के तहत आते हैं। 2 प्रकार की सर्विस SSO के तहत होती है। ये याद रखने वाली चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि SSO के तहत कितनी प्रकार की सर्विस होती है, 2 प्रकार की। एक होती है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकारी विभागों के साथ जो सेवाएं होती है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और दूसरी होती है G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। सरकारी जो विभाग है उनकी जो है वो उनके साथ होती है लोगों के साथ, या लोगों की जनता की, सिविलियन की जो है वो गवर्नमेंट के साथ जो स्कीम्स होती है। जैसे आप अपन कोई आवेदन करते हैं किसी भर्ती के लिए तो वो G2C के तहत, ठीक है। और जो सरकारी विभाग किसी विभाग से काम करता है तो वो होता है G2G के तहत। तो 2 प्रकार की सर्विस इसमें होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। अगला है राज ई वॉलेट। राज ई वॉलेट, देखिए राज ई वॉलेट क्या है, जैसे वॉलेट के नाम से अपन याद आ गया कि राज ई वॉलेट के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा दी जा सकती है। मतलब इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि जो राजस्थान के जो लोग हैं वो अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रिक रूप से रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में वो इस वॉलेट में रख सकते हैं। और यह आधिकारिक दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के साथ साथ नागरिकों के व्यक्तिगत दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी पोर्टल है। यानी इस पे आधिकारिक दस्तावेज तो रखे जा सकते हैं, इसके साथ साथ अन्य प्रमाण पत्र भी रखे जा सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इसमें रखे जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो है इसमें जो साधारण आदमी जो आम जन है वो भी अपने दस्तावेजों को इसमें सुरक्षित रख सकता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ताकि वो कहीं पर भी जो है वो उनका उपयोग आधिकारिक रूप से कर सके, ठीक है। अगला है राजकाज।
देखिए राजकाज इंटीग्रेट राज ई ऑफिस, मैं आपको शॉर्ट में एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी विभागों के जो कर्मचारी हैं, उन सारे कर्मचारियों का जो भी आवेदन है, उनके से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, वो सारे के सारे इस ऐप पे, इस सॉफ्टवेयर पे किए जा रहे हैं। और उनको उनके लिए ये इंटीग्रेटेड बनाया गया, उसका नाम है राजकाज। जैसे अवकाश प्रबंधन है, अवकाश नकदीकरण है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इस सारी की सारी, जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों, यानी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, कॉरपोरेशन इत्यादि में विभागीय प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करते हुए कर्मचारियों अधिकारियों के हित में राजकाज इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस परियोजना प्रारंभ की गई है। कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको ऑनलाइन करते हुए ये योजना शुरू की गई है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें अवकाश प्रबंधन, जैसे किसी को छुट्टी लेनी है तो वो राजकाज से ऑनलाइन छुट्टी लेगा। अवकाश नकदीकरण, यानी अगर छुट्टी का पेमेंट उसको मिलना है तो जो है वो सरेंडर लीव जिसको बोलते हैं, तो वो इससे आवेदन हो सकता है। उसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट, उसके जो ACR भरी जाती है वो ACR इससे भरी जाएगी। इसके अलावा अचल संपत्ति का विवरण भरना है, डाक प्रबंधन है, फाइल ट्रैकिंग है, कोई NOC चाहिए, कोई आवास अलॉट करना है, राजकीय आवास, मतलब कर्मचारियों से संबंधित जितने भी काम हैं वो सारे के सारे राजकाज इंटीग्रेटेड राज ई ऑफिस के माध्यम से किए जाएंगे। इसके लिए ये सरकार के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर, राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर, ठीक है, राज्य के विभागों और एजेंसियों को सक्षम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रदाता है। ये जो स्टेट डाटा सेंटर, यानी स्टेट डाटा सेंटर, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि ये स्थापित कहाँ किया गया है, जयपुर में किया गया है। राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। अब इसमें क्या है कि ये जो है वो राज्य के जो विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक डाटा के रूप में सक्षम बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। ये पूरे जो डाटा हैं उनको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा को रखने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अब इसके कुछ पॉइंट है, जैसे इसमें 800 रैक है, कितनी रैक है, जिनकी कुल क्षमता 4 डाटा सेंटर जयपुर में है, मतलब टीयर 4 की है। इनकी जो 800 रैक है वो टीयर 4, प्रति रैक टीयर 4 डाटा सेंटर है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। साथ ही साथ आपको याद रखना एक DR साइट है। आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि DR साइट कहाँ है, तो DR साइट कहाँ पे है, जोधपुर में। 2 DR साइट है राजस्थान में, एक जोधपुर में और दूसरी जयपुर में। राजस्थान में टोटल DR साइटें कितनी है, तो DR साइट कितनी है, 2, एक जयपुर में और दूसरी है जोधपुर में। DR साइट्स कितनी है, 2 है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाटा सेंटर। सबसे महत्वपूर्ण चीज फैक्ट ये भी है कि ये जो डाटा सेंटर है वो भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन कौन सा, जो गवर्नमेंट हैंडलिंग है, सरकारी स्वामित्व वाला है, वो भारत में सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, और वो किसके पास है, राजस्थान स्टेट डाटा सेंटर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, इससे एक साथ 500 वेबसाइटों की होस्टिंग की जा सकती है। एक साथ 500 वेबसाइटें जो है इससे होस्ट की जा सकती है इस डाटा सेंटर से। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं, एक तो जयपुर में स्थापित है, एक 800 रैक है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ DR साइट है जो जोधपुर में है, और 500 वेबसाइटों को एक साथ इसमें होस्ट करने की कैपेसिटी है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, राजीव गांधी युवा मित्र। देखिए, सरकार हर माध्यम से जो है वो योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहती है, और यह करने के लिए इन्होंने कुछ लोगों की नियुक्ति की है जो योजनाओं की जानकारी कहाँ तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। नियुक्ति इनकी ब्लॉक स्तर पर की गई है। ये क्या करेंगे, घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, और इसके साथ साथ जो पात्र लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। यानी कोई आदमी पात्र है लेकिन वो लाभ नहीं ले पा रहा है, तो उनको लाभ दिलाने में भी ये सहयोग प्रदान
करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र। ठीक है, अगली है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो बजट 22-23, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 2022-23 का जो बजट है इसमें इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई है। 2022-23 के बजट में घोषणा की गई है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। अब ये योजना क्या है इसको हम देखते हैं। इस योजना के तहत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और वो भी 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो डिजिटल मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है, इसमें 1,33,00,000 जो चिरंजीवी परिवार हैं उनको क्या दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा और उसमें 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। एक चीज आपको इसमें यह भी याद रखना है कि महिला मुखिया के नाम से दिए जाएंगे। किसको दिया जाएगा, महिलाओं को। ये जो फोन है वो किसको दिए जाएंगे, महिलाओं को दिए जाएंगे। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है उसके तहत 3 साल की जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे और वो महिला मुखियाओं के नाम से दिए जाएंगे। और किसको दिए जाएंगे, चिरंजीवी परिवारों को दिए जाएंगे। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि चिरंजीवी परिवार कौन कौन से हैं। देखिए, जिन लोगों के पास चिरंजीवी कार्ड है वो सारे के सारे चिरंजीवी परिवार है। ठीक है, अब चिरंजीवी योजना को हम पहले डिटेल में डिस्कस पिछले वीडियोज में काफी में कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ विशेष तौर से उस पर बात नहीं करेंगे। अगली है मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना। ठीक है, अब आश्रित सेवा योजना क्या है कि ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ दिव्यांग है, विधवा और बुजुर्ग सदस्य हैं। कुछ ऐसे परिवार हो सकते हैं जिसमें दिव्यांग है या फिर कोई बुजुर्ग सदस्य है या फिर अकेली विधवा है। ठीक है, और वो सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वो बाहर आ जा नहीं सकते, वो निःशक्त हैं, तो वो वंचित नहीं रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू की है कि ऐसे लोग जो दिव्यांग है, विधवा है, बुजुर्ग है और उनके परिवार में ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं है जो काम कर सके, इस कारण से वो सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, तो ऐसे लोग वंचित नहीं रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू की गई है। अब इस योजना में क्या करना है कि वो 181 पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे। वही शिकायत निवारण वाला 181 पर कॉल करना है, 181 पे फोन करना है। तो 181 पर फोन करेंगे और वहां पे उनके पास आएंगे सेवा प्रेरक, सर्विस फैसिलिटेटर्स जो है उनके घर आएंगे और घर आकर उनकी मदद करेंगे। यानी वो लोग जो निःशक्त हैं, जो जा नहीं सकते, वो 181 पे कॉल करेंगे तो सर्विस फैसिलिटेटर उनके घर आ जाएंगे और घर आकर वो उनकी मदद करेंगे। ये सेवा प्रेरक राशन के लिए नाम जोड़ने कौन कौन से काम करेंगे, जैसे राशन में नाम जोड़ना है, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाना है, पालनहार का लाभ दिलाना है। इस तरह से अन्य जो योजनाएं जिनकी वो पात्रता रखते हैं उनका लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना शुरू की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको पूरा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि आरएस का जो टारगेट अपन लेके चल रहे हैं उसमें आप सभी को सफलता मिले। तो आप हमसे जुड़िए और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। बहुत जल्द जो है हम इस पर और कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।